तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि स्कोर मैक्सिमम करने के लिए तो क्या टाइम मैनेजमेंट करना बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल 2 आवर्स का टाइम होगा तो 120 मिनट्स हैं आपके पास। सवाल टोटल होंगे 100 सवाल है आपके पास। तो अब फर्स्ट आवर और सेकंड आवर में आपको ट्राई क्या करना है, फर्स्ट आवर में भी और सेकंड आवर में भी, दोनों में आपको पूरा पेपर को एक बार पढ़ लेना है। तो दोनों पेपर्स दोनों घंटे में जब आप करेंगे तो जैसे फर्स्ट आवर में आप कर रहे हैं, तो मेरा बोलने का क्या मतलब है कि जैसे आप टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं तो उसको आप 4 सेट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट 25, नेक्स्ट 25 मतलब 26 to 50, फिर नेक्स्ट 25 आपका हो जाएगा 51 टू आपका 75, फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हो जाएगा आपका 76 to 100। तो आपके 25 क्वेश्चंस के 4 सेट हैं। तो इसको 1 to 25, 26 to 50, 51 to 75 और 76 to 100। अब हर 25 सवाल के सेट को आपको 15-15 मिनट देते जाना है। 15 मिनट, 15 मिनट, यहाँ पे भी 15 मिनट, इसको भी 15 मिनट। तो आपका कितना हो जाएगा, 15-15-15 60 मिनट। 1 घंटा में आप लगभग पूरा जो क्वेश्चन पेपर आप स्कीम थ्रू कर चुके होगे। अब नॉर्मली बस केवल आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग करते जाना है और उसके अलावा आप एंड तक जाओगे और आपका 2 घंटा पूरा हो जाना चाहिए, तो उसमें आपका स्कोर मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। आप 2 आइटरेशन या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोग तो 3 आइटरेशंस भी लेते हैं, तो वो लेना ज़रूरी होता है। अब उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे आप एक सवाल देख रहे हैं, आपको एक स्टेटमेंट के बारे में कंफर्म पता है कि अच्छा वो सही है गलत है, दूसरे के बारे में आपको डाउट है। जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं तो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ एक बेटर लॉजिक या गेसवर्क आना ज़्यादा इजी हो जाता है अगर सेकंड आइटरेशन में उस सवाल को देखते हैं तो। लेकिन जब भी आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे तो फर्स्ट आइटरेशन में सॉल्व किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे जो एक थोड़ा सा कोई डिफ़िकल्ट सवाल, मतलब मीडियम लेवल का सवाल ऐसे पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आ गया हाँ, यहाँ पे 10th के बारे में कि अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडिया बुक्स हैज़ लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। अब आपको अगर पता है कि अच्छा मेघदूत में तो अच्छा मेघ जो बादल होता था दैट वाज एक्टिंग एज मैसेंजर, तो वो तो नहीं है। उसके अलावा रत्नावली तो हर्षवर्धन से समथिंग समथिंग रिलेटेड है, तो ये भी नहीं है। दो, अब इन दोनों में कोई होगा। अब आपको नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, तो अब इसको क्रॉस कर दिए, इसको क्रॉस कर दिए, इन दो के बीच में है, तो इन दो के बीच में है तो आप यहाँ मार्क करके रखिए। अब जब नेक्स्ट टाइम फिर से आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा आपको समझना कि अच्छा ए और बी में ही कोई मार्क करना है, कि ये नहीं हो कि आप फिर से वहाँ पे आप तो मार्किंग करके रखना है। तो बहुत तरह से आप कोड वगैरह बना सकते हैं। जैसे जो सवाल आपका कंप्लीट हो गया तो उस पर टिक कर सकते हैं, जो सवाल अगर आपका बच रहा है तो वो आपका कुछ उसमें टिक नहीं करेंगे, या फिर जो ऑप्शन नहीं होगा तो उसको क्रॉस मार्क कर दिए, जो ऑप्शन पॉसिबल है तो उसको छोड़ दिए, तो इन दोनों में से कुछ होगा। या फिर तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे छोड़ दीजिएगा। और उसके अलावा क्या है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आइडियली आप देखेंगे तो आपको 100 ही अटेम्प्ट करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि कोई सेंस बनता नहीं है उससे कम करने का, या फिर 90+ तो करना ही चाहिए। रीज़न बीइंग क्या है कि अब कोई भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं तो आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे, अगर जैसे मान लीजिए आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए तो आपका 3 ऑप्शन ही सही हैं, तो उसमें से आपका गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3, और सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। और सही होने पे मिलेगा आपको 2 मार्क्स, गलत होने पे आपको मिलेगा कितना, 2/3। तो ये एक्चुअली 4/9 है, और ये एक्चुअली 2/3 एक्चुअली 6/9 है। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी में अगर एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते हो, ये माइनस के साथ है, तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव गेन ही होता है अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो। तो एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे तो फिर उस केस में आपको वो सवाल को अटेम्प्ट करना ही करना है। तो ये तो लेके चलना है। और इनफैक्ट अगर आईएफएस जनरल कैटेगरी से अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 95+ के अलावा आपका कोई चारा भी नहीं है। और उसके अलावा फिर अगर उसके अकॉर्डिंग फिर देख सकते हो, अगर सिविल सर्विसेज अगर जनरल से कर रहे हो तो 90 के आसपास मिनिमम होना चाहिए, और 100 तो बेस्ट वेट होगा, लेकिन मिनिमम 90 होना चाहिए। उसके अलावा बाद बाकी आप कैटेगरी के मुताबिक आप देख सकते हैं कि कितना आपको अटेम्प्ट करना है।
अब टाइम मैनेजमेंट की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसमें अब करना क्या होगा, आप पेपर को स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, एंड से भी कर सकते हैं, बीच से भी कर सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा हचपच नहीं करना है कि 2 सवाल इधर किए 2 सवाल एंड किए, क्योंकि उससे फिर आपका टाइम ही बेकार का खाएगा। और एक बेस्ट और एक स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब आपका 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लिए, 2 बचा है ना, तो बेस्ट होता है कि ऑन द स्पॉट ही आप सॉल्व कर लो। तो क्योंकि बाद में फिर वापस आओगे, 2 ऑप्शन के बीच में सोचोगे, तो फिर अल्टीमेटली आप जो मारोगे वही मारोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखे होगे कि हाँ, लगेगा कि हाँ 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों में हम यही मारेंगे, तो एंड में भी वही मारते हो। तो उससे बेटर है कि ऑन द स्पॉट वहीं पे मार के ही कहानी खत्म कर दो, बेकार आपका टाइम ही बचेगा, बर्बाद नहीं होगा। और उसके अलावा अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला 15 मिनट में मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते करते मैं क्वेश्चन नंबर 25 तक पहला 15 मिनट में अटेम्प्ट करूँगा। यहाँ तक मान लीजिए, हाँ यहाँ तक पहला 15 मिनट में अटेम्प्ट करूँगा, तो लगभग लगभग आपका आधा, मतलब 30 सेकंड से 45 सेकंड में एक आपको सवाल को पढ़ना है। तो उसमें क्या होगा, जब आप पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको एकदम स्पीड में आपको स्किम थ्रू करना है। तो जो आपको जो पता होगा वो पता होगा, जो नहीं पता होगा नहीं पता होगा। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ एनजीआरबीए के बारे में है, तो रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो मोस्ट प्रोबेबली रिवर बेसिन ही होगा, सिंगल रिवर का सवाल नहीं बनता है। इट स्पेयर हिट्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल, हाँ नेशनल लेवल पे ही बनेगी, या नेशनल या बॉडी भी है, तो ये सही है और ये भी सही है, तो 1 2 तो सही है, तो ये तो गया, ये भी गया। अब ए और डी में होगा, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स विच इन विच द गंगा फ्लोज बिकम्स द चेयरमैन। मेरे को डायरेक्ट अगर पता है तो यहीं से आंसर निकल जाएगा, नहीं पता है तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इस ऑप्शन में मेरे को देखना होगा, तो ए और डी के बीच में होगा। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि अब नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। और बेटर ये भी होता है कि जब 2 ऑप्शन के बीच में खेल बच रहा है ना, तो ऑन द स्पॉट सॉल्व भी कर लें। अब जैसे नील कोटेड यूरिया के बारे में डायरेक्ट पता है आपको, ठीक है, तो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो अति उत्तम है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है, तो जितने ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, जितने स्टेटमेंट्स को आप परफेक्टली सही या परफेक्टली गलत प्रूफ कर पा रहे हो, वहाँ पे मार्क करके आगे बढ़ते जाओ। तो आपका देखते जाओगे कि कुछ कुछ ईजी सवाल आते हैं, कुछ कुछ डिफिकल्ट सवाल आते हैं। तो अब वो भी क्या होते हैं ना कि एक साथ ईजी नहीं होंगे, कुछ बीच में ईजी हो। जैसे आईएनडीसी वाला एकदम ईजी है यहाँ पे, तो इसको मार्क करो और आगे बढ़ो। कुछ आपके डिफिकल्ट होंगे, केवल बस एक बार रीड कर लो कि अच्छा क्या पूछा गया। जैसे मान लीजिए विजयनगर किंगडम अगर आपको नहीं पता है, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द कृष्णदेव राय विजयनगर किंगडम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। सेकंड है प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप्स पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। अब नहीं पता है तो अब आप एक बार पढ़ के इसको आगे बढ़ जाओ। जब सेकंड आइटरेशन में देखोगे तो देखोगे, अब जो आपको पता है तो उसको यहाँ पे आप, जैसे आईएनडीसी वगैरह आपको पता होगा तो उसको मार्क करके कि ठीक है, आउटलाइन विद कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज भी है, तो इसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। और बेटर होता है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो बहुत लोग करते हैं कि पहला 1 घंटा में सॉल्व करके फिर ओएमआर सीट पे डाल देते हैं, उसके बाद जो जो आंसर निकलते जाता है, आंसर निकालते हैं ओएमआर सीट पे मार्क करते हैं। वो भी कर सकते हो, या स्टार्टिंग से आप जो आंसर निकल रहा है आप ओएमआर सीट पे मार्क कर सकते हो। ओएमआर सीट पे मार्क करने में स्टार्टिंग से फायदा क्या होता है कि बीच बीच में कभी क्या होता है कि अब 1 1.5 घंटा बाद आप कर रहे हो ना, तो हड़बड़ाहट में कहीं आपका 2 3 सीक्वेंस में गलत वो पड़ गया ना ओएमआर में, तो ऐसे ही आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए ओएमआर के साथ रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात है कि जब ओएमआर आप लाइन टू लाइन आप मार्क करते जाते हो ना, तो आपको लेट से अब 1 घंटा हो गया, कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपको नहीं पता चल रहा है, तो डायरेक्टली आप ओएमआर सीट पे आपको एक सेंस मिल जाएगा, या आप गिन भी लोगे ना, तो आपको लगभग लगभग 10 15 सेकंड में आपको पता चल जाएगा अच्छा कि आप इतना सवाल अटेम्प्ट कर चुके हो, और मतलब इतना सवाल आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका है जो ओएमआर सीट पे आप मार्क कर चुके हो। और अब इसमें क्या करना है, तो पहला 15, तो इसमें जब आप पहला 15 मिनट देख रहे हो तो पहला 25 सवाल देखना है। जो पता है मार्क कर दोगे, जो नहीं पता है कल पढ़ के आगे बढ़ जाओगे। और जो उसमें आधा अधूरा पता है, तो जो स्टेटमेंट या जो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो सही है, और जो स्टेटमेंट्स आप सही गलत प्रूव कर पा रहे हो उसको वहाँ पे आप मार्क कर लो। जो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो तो उसको भी मार्क कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। इस तरह करते करते पहला 15 मिनट में आप 25 सवाल सॉल्व कर लोगे। उसी तरह फिर अगला 15 मिनट में आप 25 सवाल देख लोगे, अगला 15 मिनट में आप 25 सवाल देख लोगे, अगला 15 मिनट में आप 25 सवाल देख लोगे, तो टोटल 100 सवाल आप देख चुके होगे 1 घंटे में। तो इसमें से क्या होगा, जो आप 100 सवाल देखे होगे तो उसमें कुछ आप आंसर निकाल लिए होगे, और कुछ का आप 2 या 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए होगे, कुछ में आप कुछ भी नहीं कर पाए होगे। तो लगभग लगभग आप 1 घंटा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाता है, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास हो जाता है। तो 1 घंटा 10 मिनट मान लीजिए, तो वहाँ तक में आप लगभग लगभग क्या है ना कि ऑन एन एवरेज 25 में 10, 25 में 10, 25 में 10 निकलते जाइए।
आपका निकल जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। मतलब लगभग लगभग आप अच्छे से तैयारी की हो तो क्या होगा ना, पहला 15 मिनट जैसे भी आप पहला 25 सवाल आप पढ़ोगे तो उसमें आपका 10 का सही उत्तर आपका निकल जाएगा। और बाद बाकी 15 में कुछ आप कल पढ़ के आगे बढ़ जाओगे, कुछ में आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर लोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे करोगे, सिमिलरली आप अगला 15 मिनट में यहाँ पे करोगे, सिमिलरली अगला 15 मिनट में आप यहाँ पे करोगे। तो लगभग लगभग आप देखोगे 1 घंटे या फिर 1 घंटे 10 मिनट मतलब 70 मिनट के बाद आपका 100 सवाल एक बार आप रीड कर चुकी हो, जिसमें आप लगभग 40 के सही उत्तर आप निकाल चुके होगे। और बाद बाकी 60 में से आप लगभग लगभग 30-40 में से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए होगे, और 20 में आप कुछ भी नहीं किए होगे। तो ये लगभग आपका 1 घंटे के बाद का एंड की कहानी होगी, आपका फर्स्ट आइटरेशन हुआ। और फर्स्ट आइटरेशन से फायदा क्या होता है कि हाँ, आप इजी तो आप निकाल चुके हो, और कुछ मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल में कुछ एलिमिनेट किए हो, और बाद बाकी जिसमें आप कुछ नहीं किए हो तो एटलीस्ट पढ़ चुके हो। अब आपका क्या करना है कि जैसे आपका लगभग लगभग सेकंड घंटा में 60 मिनट बचा, 60 सवाल बचेगा। अब आपको हंटिंग मोड में जाना है। हर मिनट में आपको एक सवाल अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर निकालना ही निकालना है। तो अब 1 मिनट एक आंसर, 1 मिनट एक क्वेश्चन का आंसर निकालना, 1 मिनट एक क्वेश्चन का आंसर करते करते 60 मिनट में आपको 60 जो बचे क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल देना है। अब बहुत प्लस माइनस होगा कि किसी में आप 30 सेकंड में निकाल दोगे, किसी में आप 1.5 मिनट में निकालोगे। तो लगभग लगभग लमसम आपको टाइम मैनेजमेंट भी करते जाना है। तो इसी तरह आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। कुछ लोग थर्ड आइटरेशन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ठीक है, जो अब फर्स्ट आइटरेशन तो 1 घंटे का किया, सेकेंड आइटरेशन आधे घंटे का करेंगे। अब मेरे पास फर्स्ट आइटरेशन के बाद क्या है कि 60 सवाल बच रहा होगा और 60 मिनट बच रहा होगा। तो उसमें फिर से क्या करेंगे कि 30 मिनट में फिर से बाद बाकी 60 सवाल देख लेंगे, और उसमें से लगभग 30 सॉल्व कर लेंगे। फिर अगले 30 मिनट फिर 30 बचेगा, उसको हर मिनट में एक करते करते 30 मिनट आपको 30 सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये लगभग लगभग आपका रफ वर्क है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आप यही करोगे, लेकिन हाँ यही करना है कि हर 15 मिनट में 25 सवाल देखना है। तो आपका 1 घंटा में 100 सवाल देख लोगे, और जब आप 100 सवाल देख लोगे तो एटलीस्ट कुछ सॉल्व कर लोगे, कुछ में आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, कुछ में आप एटलीस्ट पढ़ लोगे। लेकिन हाँ, लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 10-10 सवाल हर 25 में 10 सवाल आप सॉल्व करके हमारे सेट पे मार्क कर दोगे। तो लगभग लगभग 1 घंटे के एंड में जब आप 100 सवाल देख चुके होगे तो उसमें आपका 40 सॉल्व होगा, जिसका आप OMR सेट पे आप आंसर मार्क कर चुके होगे। OMR पे आप डायरेक्टली ही मार्क कर लेना। तो ये हो गया। तो आपको किस तरह से टाइम मैनेज करना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी हुई। तो इसको आप जब तक आप सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। टेस्ट सीरीज में ये टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस एंगल से भी आप टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कीजिएगा। और दूसरा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें बोले आप जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करके आइएगा। मैं 100 करता था, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट 90 प्लस आप जनरल कैटेगरी के हैं तो CSE में कीजिए, और 95 प्लस अगर जनरल कैटेगरी में और IFS में है तो कीजिए। और इनफैक्ट अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं तो उसको अटेम्प्ट करना है। और उसके अलावा अगर लेट से बिल्कुल भी नहीं आता है तो अब ठीक है, वैसे सवाल आप 5-6 सवाल होंगे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी 90 to 95 आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और उसके अलावा जब आप टेस्ट पेपर वगैरह देख रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपको लगेगा कि अच्छा मैंने 70 ही अटेम्प्ट किए तो मेरे मार्क्स कुछ यहाँ तक के आए, और बचे 30 में सारे या कुछ अटेम्प्ट कर देता तो मार्क्स और बढ़ जाते। तो वो फिर आपको पता चल जाएगा ये मेरा गैप है कि मैं मार्क्स बढ़ा सकता हूँ और सवाल अटेम्प्ट करके। बहुत लोग होते हैं कुछ ज़्यादा ही अटेम्प्ट करके अब उनका नेगेटिव होने लगता है। तो ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए वो नहीं अटेम्प्ट करना था। तो अल्टीमेटली कितना अटेम्प्ट करना है कितना नहीं करना है वो टेस्ट पेपर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है। लेकिन लगभग आपको एक ऑप्टिमम रेंज पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते जाएंगे आपका मार्क्स बढ़ते जाएगा। एक लिमिट के बाद आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स थोड़े कम होंगे। तो ये जो ऑप्टिमम रेंज है आपको पता करना है। तो किसी का वो ये कम नहीं होता है, वो ऑप्टिमम रेंज किसी का 100 होता है, किसी का 90 हो, किसी का 95। वो ऑप्टिमम रेंज आपको पता करना है कि ऐसा नहीं हो कि जो बच्चे सवाल जो आप अटेम्प्ट नहीं किए उसके वजह से आपका मार्क्स बढ़ता, तो फिर आप लॉस में जा रहे हो। तो फिर आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। और कुछ आप ज़्यादा ही अटेम्प्ट करते हो और फिर गलत करते हो, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ कम अटेम्प्ट करके आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। तो आपका ये जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो आप ही को खोजना है। और उसके अलावा बहुत लोग ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं 70 ही अटेम्प्ट किया, बाद बाकी कर लेता अच्छा होता है। तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करो, आपके मतलब मार्क्स बढ़ेंगे। और बहुत कोई होता है कि लगभग 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि हाँ मार्क्स थोड़ा कम अटेम्प्ट करते तो ज़्यादा आता। वो ठीक है, कम अटेम्प्ट करने से ज़्यादा आता, लेकिन वो आपके गिवन प्रिपरेशन लेवल पे, आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी है तो ऐसा नहीं होगा कि आप
70-80 अटेम्प्ट करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए। ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए आपको तभी लगेगा जब आप 95-100 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उस केस में आप थोड़ा कम कर सकते हैं कि 90 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप 80 अटेम्प्ट या 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद भी कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर थोड़ा प्रिपरेशन लेवल इन्हांस कर लीजिए, रिवीजन बेटर कर लीजिए, वहाँ पे आपको फोकस करना है। और फिर लास्ट टाइम जो रिवीजन हल्का सा भी अच्छे से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी बूस्ट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कितने सवाल को अटेम्प्ट करना है तो उस चीज़ को यहाँ पे देख लिया। बाद बाकी अब किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से कि 2 घंटा को आप किस तरह से यूटिलाइज करना है तो उससे रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट पे अगर टच करने के बारे में आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा।